नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी इन इटली पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम एडमिशन, स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा, पोस्ट पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़, एवरी सिंगल थिंग जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट इन इटली फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो वही चीज़ें शेयर करने के लिए आज मेरे साथ देवराज हैं। देवराज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच दीपांशु। और देवराज की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ पर इन्हें 15 लाख रुपीस पर ईयर का स्टाइपेंड मिला, पर ईयर का। दैट्स अ बिग अमाउंट। एंड साथ ही साथ ही डिडंट अपीयर फॉर आइल्स, ही डिडंट शो एनी बैंक स्टेटमेंट, और यहाँ पर भी ही इज जस्ट पेइंग 1000 रुपीज़ फॉर अ ईयर एज अ काइंड ऑफ ट्यूशन फीस, जिसको रीजनल टैक्स कहा जाता है। सो इट्स like completely free of cost, even he's getting paid for it to pursue the PhD here in Italy. So we'll know every single thing because this is going to be the most detailed video on my channel about PhD in Italy. So Debraj, first of all, जो viewers आपको नहीं जानते हैं, can you please share your like what you did back in India, क्या कर रहे हो यहाँ पर? थैंक यू सो मच दीपांशु Yeah. मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम देवराज मुखर्जी है। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, बट मैं रायगंज, मेरा जो एक्चुअल घर है रायगंज पे है। तो मैंने स्कूलिंग उधर से किया 12th तक। एंड देन उसके बाद मैंने देहरादून से अपना बैचलर ऑफ फार्मेसी किया। एंड वहाँ के बाद मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। उधर पे मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ लेके पढ़ाई किया। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ लेके पढ़ने के बाद फिर मैंने करीब 1.5 साल के आसपास मैंने काम किया स्काई वाटर एनालिटिक्स में। वहाँ पे काम करने के बाद फिर इताली में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला पीएचडी करने का। एंड देन मैं 19 जनवरी 2023 को मैं इटली आ गया और फिर अभी चल रहा है मेरा पीएचडी। मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर कौन सा कोर्स है और कौन सी यूनिवर्सिटी पीएचडी की? जी, यहाँ पे मैंने जो पीएचडी कर रहा हूँ वो पीएचडी कोर्स है मॉलिकुलर एंड ट्रांसलेशनल मेडिसिन। और मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियरी। बट मेरा जो सुपरवाइज़र है वो प्रोफेसर सारादी मैथिस, वो मिलान यूनिवर्सिटी से है। और मेरा जो को सुपरवाइज़र है प्रोफेसर जीजी कोको, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम से है। तो और यहाँ पे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो आरडीआ प्रोजेक्ट है, एस्बेस्टस रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीजेस इन इंडस्ट्रियल एरियाज। और यहाँ का जो बेस्ट थोरासिक सर्जन है उनका प्रोजेक्ट है, दैट इज़ रॉबर्ट तोकेरकी, डॉक्टर रॉबर्ट तोकेरकी। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। एंड चल रहा है इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम, क्योंकि मेरा जॉनर है पब्लिक हेल्थ, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ के उसमें। ऑल राइट, सो कैन यू प्लीज ब्रीफ में समथिंग अबाउट पीएचडी स्पेसिफिकली इन इटली की टर्म कितना होता है यहाँ पर और कैसा करिकुलम होता है थोड़ा सा? जी बिल्कुल। 3 साल का पीएचडी होता है और एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी कोर्स से 6 मंथ्स का मिलता है। तो आप लगा लो 3.5 साल का पीएचडी का टर्म होता है। इस टर्म के अंदर आपको पीएचडी ख़त्म करना ही है, मतलब फंडिंग मिलेगा आपको। और उसके बाद जो क्रेडिट्स वगैरह तो होता नहीं है पीएचडी में, बट आपको जो रिसर्च कर रहे हो वो आपको पब्लिश करना होता है रिव्यू पेपर के तौर पे, रिसर्च पेपर के तौर पे। और आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होता है। कॉन्फ्रेंस में जाके आपको पोस्टर प्रेजेंट करते हो या फिर ओरल प्रेजेंटेशन देते हो, जिसके थ्रू आप जो रिसर्च आप जो कर रहे हो, जैसे मेरा टॉपिक है एस्बेस्टस रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीजेस इन इंडस्ट्रियल एरियाज, इसी टॉपिक के ऊपर मैं जो काम कर रहा हूँ उसको प्रेजेंट करता हूँ। हर एक एनुअल करता हूँ या 1.5 साल में जो हो रहा है वो आपको शो करना पड़ता है, बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। तो ऐसे फिर यही होता है mainly. Great. Perfect. Got it. Now, I want to know that why you chose Italy as a country for PhD rather than other countries, क्योंकि काफ़ी other countries भी जो रिसर्च बिल्कुल रिसर्च में अगर बोला जाए सबसे पहले यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश स्पीकिंग, आयरलैंड, यही लोगों को लोग जर्मनी। क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने यूरोप को सिलेक्ट किया कॉन्टिनेंट। मेरा क्या है कि मेरा जो मास्टर्स का थीसिस था वो एयर पोल्यूशन के ऊपर था, एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी हेल्थ। मैं पब्लिक हेल्थ में था। पब्लिक हेल्थ में था रहने के बाद फिर मैंने एनवायरमेंटल हेल्थ को अपना स्पेशलाइजेशन बनाया, जिसमें मैंने थीसिस किया। अच्छा। फिर एक बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे देश में क्या होता है कि पहले डिजीज जनरेट करो, फिर हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर गोली खाएंगे, एंड देन उसके गोली मतलब दवाई खाएंगे, एंड उसके बाद हम सही होंगे। इधर का क्या है कि आप
पहले से ही चीज़ों को ठीक करो, प्रिवेंशन इज बेटर। तो एनवायरनमेंट को लेके यहाँ के लोग बहुत अवेयर है, ट्रू फॉरेनर लोग बहुत अवेयर है। आप देखोगे रास्ता, जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, बहुत यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। इसका रीज़न क्या है? पीपल आर वेरी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। एनवायरनमेंट को ये लोग छेड़ते नहीं है। हमारे देश में क्या है, जो भी कोई भी डिजीज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मैंने क्या चूज़ किया, पहले यूरोप को टारगेट किया। यूरोप को टारगेट करने के बाद मैंने प्रोफेसर को देखा कि कौन कौन लोग एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर, स्पेसिफिकली एयर पॉल्यूशन और रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। Alright. फिर मैंने ये ढूंढा कैसे, साइंटिफिक बहुत सारे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, जैसे पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, फिर उसके बाद ओविड मेडलाइन है, फिर उसके बाद एम्बेस है। ये सारे जो डेटाबेसेस है साइंटिफिक, इन सारे डेटाबेसेस के थ्रू मैंने क्या किया, सेम रिसर्च टॉपिक जो मेरा मास्टर्स का था, मैंने इक्वली ढूंढा। डेनमार्क में कौन काम कर रहा है, या इंग्लैंड में कौन काम कर रहा है, ये जर्मनी में कौन काम कर रहा है, इटली में कौन काम। सारे प्रोफेसर का मैंने एक एक्सेल फाइल बनाया, 50 लोगों को मैंने चूज़ किया। उनमें से सारे लोग उसी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, अब उनको मैंने अप्रोच किया ईमेल के थ्रू कि मैंने मास्टर्स थीसिस यहाँ से किया, मेरा नाम देवराज है। अच्छा, ईमेल में 2 ही चीज़ अटैच करना होता है, पहला है CV जो करिकुलम बिट है, दूसरा है मोटिवेशन लेटर कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे ही हुआ, होने के बाद फिर मैंने अप्रोच किया, एंड देन वो जो लोग, मतलब सेम रिसर्च टॉपिक था, इसीलिए रिप्लाई आया। मेरे को रिप्लाई बहुत सारे आया था, बट आधे लोगों का रिप्लाई यही था, मेरे पास फंडिंग नहीं है। अब फंडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन रिप्लाई तभी आएगा जब आप सेम रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर अप्लाई करोगे। अगर आप मान लो पब्लिक हेल्थ के हो, लेकिन आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल्सो बायोलॉजिकल, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल या पैरामेडिक फील्ड, आपको सेम रिसर्च फील्ड के ऊपर आप जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको रिप्लाई आने लगेगा कि सॉरी, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी फंडिंग, बट आई विल टेक यू कंसिडर वंस आई गेट ए फंडिंग। तो ये ऐसे होता है। तो प्रोफेसर सारा डिमैटिस मेरे को रिप्लाई दिया, बोला कि आप फ्री हो मीटिंग करने के लिए। तो बेसिकली मास्टर थीसिस का प्रेजेंटेशन होता है। मास्टर थीसिस का प्रेजेंटेशन पे वो लोग जानते हैं कि क्या किए हैं क्या नहीं किए, समझ आ जाता है। एक ही रिव्यू पेपर मैंने पब्लिश किया था, एंड देन उसके बाद उनको, और फिर कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता था, और फिर उनको सारे चीज़ पता चला कि मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या मेरा और सीखना है। तो उन्होंने फिर बोला, ओके हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च में अप्लाई करेंगे। मेरे पास फंडिंग नहीं है, लेकिन मैं तुमको असिस्ट करूंगा कि फंडिंग कैसे लाना है, तुमको स्टाइपेंड कैसे मिलेगा। तो उनका प्रोजेक्ट है ये आरडीआ प्रोजेक्ट। अब उनका आरडीआ प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उनका क्या है कि जो फंडिंग का क्या है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया, मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च, सारे चीज़ वो खुद ही देखती है, CV कैसे बनाना है, SOP क्या है, अदर डॉक्यूमेंट, सब चीज़ वो चेक करके देगी आपको। मतलब जो भी है प्रोफेसर, जो भी है, सारी चीज़ आपको कंसिडर करके, बीइंग ए गार्जियन की तरह सब चीज़ करके अप्लाई करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगा, आप जब अचीव करोगे, तो मेरा वाइवा हुआ था। फिर उसके दो बार वाइवा हुआ था, एक यूनिवर्सिटी के सामने, एक ग्रांट कमीशन के सामने। तो दोनों को मिला के मुझे आज भी याद है 92 मिला था मुझे। तो आई वाज द फर्स्ट एडमिशन टेस्ट में मैंने फर्स्ट रैंक किया था। तो मैं सोच ही नहीं सकता ऐसा, बिकॉज यू नो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ कॉमन नहीं है। चीज़ें बहुत दूर दूर के, बहुत वो कि क्या है कि इट्स लाइक ए ड्रीम। तो कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही फिर PhD में ऐसे ही चीज़, मतलब आगे का प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो ओवरऑल देखूँ तो मैं 3 ही रिक्वायरमेंट्स है। एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें थीसिस रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास में, एक रिव्यू पेपर होना चाहिए, और एक कोई कॉन्फ्रेंस अपने अटेंड किया हो। तो ये तीनों को मिक्स करके आप एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बना के प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को। दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा, जब आपने जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कालियारे में एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था, तो क्या कोई फीस वगैरह पे करनी पड़ी थी, या ईमेल के थ्रू एडमिशन लिया था, या पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था, क्या सीन था? देखिए, मैंने बोला कि प्रोफेसर को मैंने अप्लाई किया। प्रोफेसर ने मेरे को बताया कि ये लिंक पे मेरे तुमको अप्लाई करना है। फिर हम दोनों लोग बैठने के बाद फॉर्म सारे भरा, CV भरा, ट्रांसक्रिप्ट भरा, बैचलर का, मास्टर्स का, सारे जितने डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है वो सारी चीज़ उनके साथ ही। फिर उसके बाद आई थिंक 24 यूरो मेरे को भरना पड़ा था। अच्छा। तो उस टाइम तो मेरे पास वो नहीं था पेमेंट करने के लिए, बिकॉज मतलब आप जानते हो यूरो में प्रॉब्लम होता है। बट मेरा एक दादा है सोहम बोशुदा, वो चेक रिपब्लिक में भी PhD कर रहा है, मेंडेल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मेरा पेमेंट किया था, और मेरा जो ग्रांट का फॉर्म था
वो मेरा एक दादा बोलोनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नाम है देवदीप्तो झा। वो हमारे जो जियोग्राफी के टीचर है सुदीप्तो झा महाशय, उनके सुपुत्र है। तो उन्होंने मुझे वो फॉर्म भर के हेल्प किया था। तो मैं इन दोनों को मतलब इज लाइक कि उन दोनों ने मेरे को सपोर्ट किया, तभी मैंने ये ग्रांट का फॉर्म और ये सारे फॉर्म, नहीं सुपरवाइजर ने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिया था, बट बिलीव नहीं होता है, डर लगता है, आप समझ पा रहे हो। तो जैसे आप अभी लोगों को सपोर्ट करते हो, सेम एज इट इज उस टाइम मतलब क्या करूँगा, पेमेंट करना है, डर लग रहा है, क्या है क्या नहीं है। कभी कभी ना लोग ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से भी लोग डर जाते हैं। तो उन दोनों ने, सीनियर ने, सोहम दा एवं देवदीप्तो दा ने मेरे को हेल्प किया, और उसी बदौलत और आपका वीडियोस ने मुझे हेल्प किया। इन तीनों को चीज़ को लेके, सुपरवाइजर का हेल्प, ये 3-4 चीज़ों को लेके मैंने ड्रीम बनाया और मैं इधर आ गया। यू नो देवराज, आई थिंक आपकी है ना कनेक्शन बिल्डिंग एबिलिटी है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने प्रोफेसर से रिलेशन कनेक्ट किया कहीं ना कहीं, देन यू कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स आल्सो जो पीएचडी कर रहे हैं, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, यू नो। दैट्स अमेजिंग। जितना मैं समझाऊँ मैं आपको बताता हूँ। एडमिशन प्रोसेस जो पीएचडी की ऐसी है कि आपने पहले साइंटिफिक जो डेटाबेसेस है, जैसे कि नाम बताया गूगल स्कॉलर, पबमेड, रिसर्च गेट, ओविड मिडलाइन, एमबेस, इनके थ्रू जो है आपने पहले 50 सुपरवाइजर्स को ढूंढा, रिसर्च पेपर्स को ढूंढा या रिव्यू पेपर को ढूंढा। वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है। अच्छा, मोस्टली कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कौन होते हैं? प्रोफेसर लोग होते हैं। और फर्स्ट ऑथर कौन होता है? स्टूडेंट लोग होते हैं। देखो जैसे परिवार में भी लास्ट तक मम्मी पापा लास्ट में अधिकतर जगह पे होता है। इट्स लाइक दैट कि कॉरेस्पॉन्ड मीन्स कुछ भी क्वेश्चन आएगा पेपर के ऊपर, कुछ भी आएगा, शी इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफेंड दैट। ऑलराइट, तो वहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि कौन सा लोग इन प्रोफेसर डिफेंड किया हुआ, तो ये प्रोफेसर है जो अच्छे हैं जी। तो मास्टर्स और बैचलर्स की जनरली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो डायरेक्टली, बट पीएचडी के केस में यू फर्स्ट कनेक्ट विद द प्रोफेसर एंड देन द प्रोफेसर विल हेल्प यू टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। दैट्स हाउ इट्स वाज डन। एंड ग्रांट की भी चिंता करने की दिक्कत नहीं, मतलब स्कॉलरशिप की भी चिंता करने वाली बात नहीं, बिकॉज द प्रोफेसर इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द सेम कि कैसे अप्लाई करना है, वीजा कैसे अप्लाई करना है और आगे की प्रोसेस क्या है। So this is how you got the admission कि professors आपने 50 select कर लिए, then you selected one professor out of it in the same relevant। नहीं, मैंने 50 लोगों में से 20 लोगों को मेल किया। 21st प्रोफेसर सारादी मैथिस, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। 20 लोगों ने भी रिप्लाई, 2-3 लोगों ने किया था, बट उनके पास फंडिंग नहीं था। तो अब मुझे को क्या था कि मुझे पीएचडी करना ही था, तो मेरे को स्पेशलाइज्ड रिसर्च फील्ड में आना ही था। तो फिर उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया, उनके पास उनको पता था कि वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो देवराज का जो करिकुलम है उससे वो थ्रू हो सकता है। अच्छा। मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम द बेस्ट, थ्रू हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि ग्रांट मिलना है। सब लोग अच्छे हैं, और उनमें से कौन क्लिक करेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोफेसर अगर रेडी है मदद करने के लिए, मैं मानता हूँ 90% कम हो गया है। प्रोफेसर को अगर आप मना लेते हो, प्रोफेसर आपको अगर हाँ कर देता है, तो डेफिनेटली 90% कम रेडी। बाकी उनका जिम्मेदारी है कि फंडिंग कैसे लाए। करेक्ट। वो अगर रेडी है आपको लेने के लिए एज ए पीएचडी स्टूडेंट, एज ए रिसर्च स्कॉलर, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और यही हुआ कि इन्होंने ईमेल करा, फिर दे प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट्स हाउ ही गॉट द एडमिशन। एंड एडमिशन के लिए भी एक इनका इंटरव्यू हुआ था और एक स्कॉलरशिप के लिए भी एक इंटरव्यू हुआ था। 2 इंटरव्यूज होते जनरली पीएचडी में। और जैसे एडमिशन आ जाता है उसके बाद आई थिंक प्री इनरोलमेंट करना पड़ता है इटली के केस में universitali.it वेबसाइट पर, एंड देन यू गो फॉर द वीजा प्रोसेस। दैट्स हाउ इट्स डन। इट्स सिमिलर टू मास्टर प्रोसेस, बट सिर्फ डिफरेंस यही है कि पहले आपको प्रोफेसर से कनेक्ट होना पड़ेगा जी, मतलब मेजर अगर केसेस में, नहीं तो फिर आप अप्लाई करके नॉर्मली रिसर्च इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा है और कोई बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा है, तो दोनों ऑलमोस्ट देखो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। बट अगर आप सेम फील्ड पे करोगे, आप अगर 20 लोग सिलेक्ट कर लिए हो कि इन्हीं लोगों के अंडर में पीएचडी करूँगा, आई एम 200% श्योर उन्हीं 20 लोगों में से आपको एक बोलेगा कि आप आओ, आप मेरे साथ काम करो। ये 200% श्योरिटी है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन पार्ट। वीज़ा की बात करें तो वीज़ा आपने VFS ग्लोबल के थ्रू बुक किया होगा और अपॉइंटमेंट के टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे। एंड स्पेशल थिंग अबाउट देवराज केस इज दैट कि इनको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करना पड़ा, बिकॉज ही हैज द ग्रांट का एक लेटर मिलता है जहाँ पे लिखा रहता है कि आपको कितना स्कॉलरशिप एनुअली मिलेगा, एंड दैट सपोर्ट यू एवरीथिंग। Alright. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूँ। उनका भी स्कॉलरशिप होता है, बट
फुल नहीं होता फुल नहीं होता है, तो हाँ। इसीलिए पीएचडी का एक सुविधा है कि अगर आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हो, अगर बाहर पीएचडी, जैसे हमारे देश में आज भी बहुत लोग डरते हैं कि बाहर जाना मतलब बहुत पैसे की बात है। नहीं, इफ़ यू हैव द क्वालिटी, और क्वालिटी मतलब एवरेज क्वालिटी से भी चलेगा। आपका थीसिस होना चाहिए, एक रिव्यू पेपर होना चाहिए, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो देश में हो रहा है वो अटेंड किया हुआ हो रहा है। अगर आप इतने से भी 50 या 70 प्रोफेसर ढूंढ लोगे, मैं 200% श्योर हूँ सेम रिसर्च इंटरेस्ट का होना चाहिए, आपको पीएचडी एडमिशन मिल जाएगा। और एक भी पैसा देना नहीं है, उल्टा पैसा गेन करना है। पैसे से गेन करने के अलावा आपका जो लर्निंग और एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि इटली में सिर्फ इटालियन नहीं है, यहाँ पे पूरा यूरोप का इतने सारे कंट्री के प्रोफेसर आते हैं, प्लानरी सेशन होता है, मीटिंग्स होता है, सिंपोजियम होता है, वेबिनार होता है, कॉन्फ्रेंसेस होता है, तो कोलाबोरेशन बनता रहता है। जैसे मैं हंगेरी में अभी काम कर रहा हूँ, सेमिलोस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं स्मॉल सेल लंग कैंसर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग कैंसर। और कोलकाता में भी मेरा एक कोलाबोरेशन है जो हिजली कॉलेज मेदिनीपुर में है, वहाँ पे डॉक्टर प्रीतम घोष सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। उनके साथ काम करते करते मैं हीट और फिजिकल हेल्थ के ऊपर, जो एनवायरमेंटल हेल्थ का है, जैसे हीट, एक्सेसिव हीट के थ्रू क्या फिजिकल हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है, उसके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट कोलाबोरेशन, सेम रिसर्च इंटरेस्ट, सेम डोमेन, बट आप फॉरेन आओगे ना, आपको ज़्यादा कोलाबोरेशन, ज़्यादा आपको रिसर्च रिव्यू, आप ज़्यादा विविडली काम कर पाओगे, तो वर्सेटैलिटी के साथ। Correct. तो फॉरेन में ये ज़्यादा वो मतलब पसंद करते हैं लोग। एंड नाउ आई वांटेड टू नो मोर अबाउट द स्कॉलरशिप थिंग्स की थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि कैसे क्या स्कॉलरशिप्स का सीन होता है। देखो, अबाउट पीएचडी में पीएचडी मीन्स आपको पैसा देना नहीं है, उल्टा पैसा गेन करना है एजुकेशन के साथ, स्किल सेट के साथ। 3 तरह का स्कॉलरशिप होता है जेन्युइनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या है कि पहला क्या है कि इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप, क्या इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बट एकेडमिया का हेल्प किस लिए चाहिए, रिपोर्ट बनाने में, पेपर क्रिएट करने में, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में, तो प्रोफेसर को फंडिंग देते हैं। अब प्रोफेसर क्या करता है, पीएचडी स्टूडेंट हायर करता है, ठीक है, ऐसे एक फंडिंग है। इताली में क्या है, पीएनआरआर या एनआरआरपी स्कॉलरशिप है। दूसरा क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो लोग ग्रांट लिखते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड पीएचडी। दैट मीन्स आपका प्रोफेसर ने हॉराइजन यूरोप के पास ग्रांट लिखा, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट में फंडिंग आया, फंडिंग में वो एक पीएचडी स्टूडेंट या 2 पीएचडी स्टूडेंट ले सकते हैं, उसके साथ रिसर्च असिस्टेंट, मतलब जो पोस्ट डॉक्टरेट आफ्टर पीएचडी, जो एक्सपीरियंस। पोस्ट डॉक इज ऑल अबाउट लाइक इंटर्नशिप जहाँ पे पैसा मिलता है। इज लाइक अगर मैं साधारण लैंग्वेज में बोलूँ तो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप इज लाइक कि आप एक इंटर्नशिप करने जाते हो, सेम एज इट इज सेम होता है, उसके साथ आपको पैसा मिलता है। नहीं, उसमें भी प्रेस्टिजियस पोस्ट डॉक, जैसे मेरी कुरी फेलोशिप, वो पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप में काउंट होता है, ये बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। बाकी का जनरल जो फेलोशिप्स होता है इज लाइक इंटर्नशिप, आप आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस होते हो, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स। अच्छा। और पीएचडी का जेन्युइनली होता है 36 मंथ्स टू 48 मंथ्स मोस्टली। तीसरा क्या है, यूनिवर्सिटी फेलोशिप, जो गवर्नमेंट फेलोशिप है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च, जैसे हमारे यूजीसी है इंडिया में, वो फेलोशिप फंडिंग, जैसे एआईसीटी है, जैसे एनटीए है, ये सारे एजेंसी जैसे फंड प्रोवाइड करता है। सेम एज इट इज इताली के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च, MIUR। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो MIUR है, उसके थ्रू पीएचडी स्टूडेंट जो इंटरनेशनल, इनके लिए हर एक डिपार्टमेंट में 1 या 2 सीट्स रहते हैं, तो इंटरनेशनल स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया, देन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, एंड देन वहाँ से मेरा फंडिंग आ रहा है, बट मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मेरा सुपरवाइजर के साथ। अच्छा, तो स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली है? अच्छा, मेरा जो एनुअल स्कॉलरशिप है वो 16,243 यूरो है, जो आफ्टर टैक्स रिडक्शन एंड पेंशन, अच्छा पेंशन भी मिलता है, इसके बाद इनहैंड सैलरी मिलता है 1195 यूरो। अच्छा, पर मंथ आपको 1200 यूरोस मान लो। हाँ, 1200 यूरो के आसपास मेरे को स्कॉलरशिप मिलता है, जो टैक्स डिडक्शन के बाद आता है। और उसके साथ मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके साथ टैक्स और पेंशन, ये सारे, और बाकी एक्सटेंशन में जब मैं काम करूँगा वो भी एडिशनल वे में आपको पैसा मिलता है, आफ्टर 6 मंथ्स तक आपको पैसा मिलेगा, कि यही है फंडिंग मेरा। 1200 यूरो मतलब 1 लाख रुपए महीने का मिल रहा है ऑलमोस्ट। इट्स लाइक ए जॉब यार, पीएचडी इज लाइक ए जॉब, नो? जी, आपको और सीखने के लिए आपको पैसा मिल रहा है। यू आर गेटिंग मनी टू लर्न, टू स्टडी, Exactly. दैट्स
Brilliant. एंड स्टेइंग इन फॉरेन कंट्री, हैं, staying in foreign country है। पास्ता पिज्जा खा के मैं अपना पीएचडी कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड अलग करने जाओ, उसका भी टाइप। मैं रिसेंटली वियना गया था, मेरा इंटरनेशनल यूरोपियन रेस्पिरेटरी कांग्रेस था, वहाँ पे मैंने अपना प्रेजेंटेशन देने गया। वहाँ पे मेरे सुपरवाइजर का जो दोस्त लोग हैं उनके साथ मेरे सुपरवाइजर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, कोलाबोरेशन किया, कोलाबोरेशन करने के बाद मेरे को आगे प्रोसीड कराया। तो इससे क्या होगा कि आपको बाकी लोगों के साथ जब मिलते हो, सेम लोग, सेम रिसर्च इंटरेस्ट, आप डिस्कस करते हो, डिस्कशन से कोलाबोरेशन बनता है, बिलीव बनता है, एंड देन ऑटोमेटिकली चीज़ें सेटल डाउन हो जाता है। मैं रिसेंटली वियना गया था, मेस्मराइजिंग जो व्यूज़ है, जो लोग है, वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी नॉलेजेबल, और इनसे सीखने को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये जो पैसा मिल रहा है, ये तो मैं बोलता हूँ भगवान का देन है कि आप सपने देखो, सपने देखना मत छोड़ो, आपको काबिल बनना है, आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगा। वो 3 इडियट्स का जो लाइन है ना कि सक्सेस झक मार के आपके पीछे दौड़ता है, इट्स लाइक दैट। ट्रू। और मुझे लगता है कि पीएचडी में यहाँ पर जैसे आप कर रहे, तो उसमें आइल्स का इनको नहीं दिया इन्होंने, इंग्लिश का ऐसा ग्रेड्स का कितना रिक्वायरमेंट होता है? फर्स्ट डिवीजन चाहिए होता है, मास्टर्स का थीसिस होना चाहिए, और रिव्यू पेपर, और मैंने ये तो हमने चलो बेसिक्स डिस्कशन कर लिया। ऐसा कोई यहाँ पर एडमिशन कॉल होता है कि कभी भी आ सकते पीएचडी के लिए? देखिए, यूरोप में क्या है कि कभी भी पीएचडी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि बाहर के यूनिवर्सिटी जैसे यूएस में फॉल के टाइम पे एडमिशन होता है, यूरोप में सुपरवाइजर के ऊपर होता है। अच्छा। कि अगर आपका सुपरवाइजर मान लो कल के दिन रेडी है और उनके पास फंडिंग है, आप 2 लोगों ने अप्लाई किया, आप ज़्यादा अच्छे हो, आपको क्रेडिबिलिटी है, दोनों का इंटरव्यू उन्होंने लिया, जिनको उनको थोड़ा सा ठीक लगा कि ये इनके साथ जाना है, तो इस ऑल अबाउट की सुपरवाइजर के ऊपर है। ये मास्टर्स की तरह नहीं है कि आपको समर फॉल में अप्लाई करना है, अगस्त के बाद ही अप्लाई करना है, या विंटर फॉल में नहीं। पीएचडी कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है। ग्रेट। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू डिसाइडेड टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम इटली, तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू लाइक थिंकिंग प्रोसेस टू अराइवल हियर इन इटली? मैंने यूरोप का, मैंने बोला जब थिंकिंग, तो मैं मतलब जब ग्रेजुएशन डेज में था तब से एक ड्रीम था कि मुझे रिसर्चर बनना है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं अलाइड या पैरामेडिक प्रोफेशनल हूँ। मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया कि जो बायोलॉजी फील्ड में है, जो पैरामेडिकल फील्ड में है, और जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल फील्ड में है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, हम लोग भी सेम काम करते हैं, बट जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग भी रिसर्च में, जैसे मेरा प्रोफेसर है वो MBBS करके PhD में आई है। अच्छा। मेरा प्रोफेसर सारा दिमाती, शी इज़ इन मिलान यूनिवर्सिटी। बट हम लोगों के लिए PhD बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। तो जब से मैं बीफार्म करता था, बीफार्म में पढ़ाई करता था, तब मैं NRS मेडिकल कॉलेज में भी एनिमल हैंडलिंग, एनिमल एक्सपेरिमेंटल स्टडी, प्री क्लिनिकल स्टडी, इनमें ट्रेंड हुआ था। डॉक्टर नीना दास मैडम ने मेरे को बहुत हेल्प किया था फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी से था। फिर उसके बाद मैंने जो मास्टर्स का थीसिस किया था वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके साथ और नासा के साथ मिलके मैंने एयर पर्पल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग किया था अपना रायगंज, अपने जगह पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये सारे चीज़ करने के बाद आप जब मतलब शुरू पहले से होता है, थिंकिंग पहले से होता है। अच्छा, थिंकिंग पहले से होना चाहिए, अटेंड करना, प्रोजेक्ट्स अटेंड करना, थीसिस करना, पेपर लिखना। चाहे लोगों का थिंकिंग क्या है कि मेरे को फर्स्ट ऑथर मिलेगा जर्नल में तभी जाके मैं रिसर्च करूंगा, नहीं, आपको सब जगह से लर्निंग लेना है। एक ना एक दिन टाइम आएगा कि आप फर्स्ट ऑथर में रहोगे, आपका बड़ी इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल पे आपका पेपर में नाम उठेगा, आप भी लीड करोगे सब चीज़, लेकिन उससे पहले आपको तैयार करना है। जी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने ये अप्लाई, मैं ग्रेजुएशन डेज में ही सोचता था कि मुझे यूरोप आना है। अरे क्या बात। तो आज 2015 में मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया था 31 अगस्त, और ये 2025 से लगभग 10 साल का जो स्पैन है। तो ये सारे चीज़ मतलब एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे होता गया, एंड देन चीज़ें ऑटोमेटिकली, मैंने बोला एक चीज़ जब अलाइन हो जाता है ना, बाकी का अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो आई थिंक PhD इज नॉट लाइक समथिंग कि आज आपने सोचा और आप कल चले जाओगे। नहीं, इट टेक्स टाइम, नहीं, इट टेक्स लाइक अ विजन, यू नो, आई थिंक। और मैं ये जानना चाहता हूँ, एडमिशन लेने के बाद से आपका वीज़ा प्रोसेस कितने टाइम में हो गया? ये 30 to 45 डेज लगता है। इसका रीज़न क्या है, मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जो यूरोएक्सेस ऑफिस है, यूरोएक्सेस ऑफिस स्पेशली PhD स्टूडेंट के लिए बहुत एक्टिव है, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट फेलो है। तो जैसे ही गवर्नमेंट स्कॉलर, गवर्नमेंट फेलो आते हैं, वो उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है उनका कि अगर कुछ इधर से उधर होगा, सुपरवाइजर मदद नहीं कर पा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वहाँ पे बैठे हैं जो हम लोगों को वीज़ा,
डिक्लेरेशन ऑफ वैल्योर मतलब डीओवी, ये सारे चीज़ प्रिपरेशन। अब मेरा क्या था, मेरा नॉर्थ इंडिया से पढ़ाई है तो मेरा डीओवी दिल्ली एम्बेसी से बना था, बट मैं रेसिडेंट कोलकाता का हूँ, वेस्ट बंगाल एम्बेसी से बना था मेरा वीज़ा। तो ये टाइम बहुत लगना था, बट मेरा डीओवी 3 दिन में आया, मेरा वीज़ा 2 दिन में आया। तो 30 to 45 डेज इज़ वेरी लॉन्ग मेरे लिए, तो भाई मतलब 5 दिन में सब चीज़ हो गया। वाओ, that's really great man। पीएचडी के लिए ही पॉसिबल है, पीएचडी के लिए पॉसिबल, बिकॉज आप जब पीएचडी करो ऑटोमेटिकली एक तो प्राय श्रद्धा, ये कल के दिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जैसे कल के दिन मैं पिताजी के सामने या मम्मी के सामने बोलूंगा डॉक्टर देवराज मुखर्जी, आई एम द सन ऑफ माय फादर एंड सन, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। हायर द पावर, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड हैव टू डाउन टू अर्थ, शुड हैव टू बी हम्बल। सेम चीज़ आप जब मतलब अप्लाई करोगे वीज़ा ऑफिस में, वो लोग देखते हैं कि इतना फंडिंग मिल रहा है, मतलब देयर इज समथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, बट मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज समथिंग, स्पार्क होना चाहिए। तो इसीलिए वीज़ा ऑफिसर 1 मिनट भी देर नहीं करता, क्योंकि पीएचडी प्रोजेक्ट जितना जल्दी शुरू होगा, पीएचडी खत्म उतना जल्दी होगा। फिर आगे चीज़ें ऑटोमेटिकली, किसी को पोस्ट डॉक में जाना है, किसी को इंडस्ट्री में जाना है, हालांकि पोस्ट डॉक भी आजकल इंडस्ट्रियल पोस्ट डॉक्टरेट हो रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट देयर चॉइस कि एकेडमिया में रहना है या इंडस्ट्री में जाना है। True. उनके चॉइस। Got it. Now, as you know that I also did masters from here. So, what do you think PhD करने से क्या add on हो जाता है करियर में? And what do you think? What's the scope of PhD in your case? जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे आपका बैकग्राउंड मैनेजमेंट से, आप तो शायद एमबीए किया है कैसीनो यूनिवर्सिटी में, जितना मैंने आपको वीडियो वगैरह सुन के मैंने देखा है, तो मतलब मास्टर्स एक स्पेशलाइजेशन है, पीएचडी मतलब और स्पेशलाइजेशन है। क्या है कि आपको प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश करना होगा, हाई इम्पैक्ट जर्नल के साथ, करेक्ट, रिव्यू पेपर पब्लिश करना होगा हाई इम्पैक्ट जर्नल के साथ। आप जो इंडिया में रह के, मैं आईआईटी, आईआईएससी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, यहाँ पे क्या है कि मास्टर्स में मैंडेट नहीं है, मैंडेट नहीं है कि आपको बड़ी जगह पे पब्लिश ही करना है। पीएचडी में जब आप रहोगे तो आप और स्किल्ड हो रहे हो, आप और जैसे मतलब सोने को या लोहे को जितना वो तपा के मार के जैसे पूरा एकदम वो बनाया जाता है, सेम एज इट इज़ आपको 3 से 3.5 साल मिल रहा है पूरा लर्निंग के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का, कि आप एक स्पेशलाइज्ड हो रहे हो, नॉट ओनली इन एजुकेशन बट ऑल्सो द प्रेजेंटेशन। बिकॉज आप अगर मैं मानता हूँ कि एजुकेशन 19-20 सबके पास है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप कनेक्ट कैसे करते हो लोगों के साथ। आप जब कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, आप कितना कोलाबोरेशन उठा के लेके आ रहे हो। जैसे मैंने हंगेरी और वेस्ट बंगाल में 2 जगह पे काम कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई पीएचडी जो प्रोजेक्ट है, उसको छोड़ के मैं और 2 जगह काम कर रहा हूँ, और भी आगे 2-3 जगह से मेरे को ऑफर आ रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस में इट्स ऑल अबाउट कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा कंसर्न ये, फॉर एग्जांपल आई डिड माय मास्टर्स लेट्स सपोज इन 2024, नाउ आई विल वर्क फॉर नेक्स्ट 4 years, तो ऑब्वियसली 4 years मेरा पे रेज होगा, बट इफ आई डू पीएचडी इन दैट 4 years टाइम गैप, सो क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? देखिए पीएचडी में तो मैं बोलूँगा इताली में उतना इंक्रीमेंट नहीं होता है जितना जर्मनी में, फिर भी 10 to 15% इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, और नीदरलैंड में भी 15 to 20% इंक्रीमेंट रहता है ऑलमोस्ट सब जगह पे। इताली में वो इंक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप मतलब चीज़ों के साथ जुड़े हो, आप सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आप मान लो जैसे 4 साल आपने काम किया, देन उस मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद 4 साल काम किया, आपका पे स्केल यहाँ पे, जब आप पीएचडी में आ रहे हो, पीएचडी में आपका पे स्केल कम हो गया, करेक्ट, फाइन, बट आपका 4 साल का एक्सपीरियंस प्लस पीएचडी, आप स्पेशलाइज्ड और हो गए, आपका बैक हैंड पे आपका मास्टर डिग्री है। आप इतने सारे चीज़ों को जब आप दोबारा रिप्रेजेंट करोगे, और यूरोप में या फॉरेन में पीएचडी का एक फ़ायदा है कि यूएस का पता नहीं मुझे, लेकिन यूरोप में पीएचडी करने का फ़ायदा है कि यहाँ पे एज ए जॉब की तरह ट्रीट किया जाता है। तो 4 years प्लस 3 years एक्सपीरियंस, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आप पीएचडी हो, आप डॉक्टर दीपांशु या डॉक्टर देवराज, तो डेफिनेटली रेस्पेक्ट बढ़ता है। एंड लोग बोलेगा कि एकेडमिया से आ रहा है, नहीं, आप चीज़ों को सीख के आ रहे हो, आपने ऑलरेडी प्रूवन किया पब्लिकेशन करके, आपने 3-4 जगह पे कोलाबोरेशन करके चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से वो किया, मतलब प्रेजेंट किया, तो डेफिनेटली ये आपको पे स्केल आगे देगा। अगर आगे नहीं भी देगा, लेकिन जब 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आप जंप करोगे, वो बहुत लॉन्ग जंप होगा। अच्छा, हाँ, ये डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधे लोग बोलता है कि मेरा पे स्केल ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैं पीएचडी क्यों करूँ, क्या फ़ायदा, मेरा मास्टर्स करके एक्सपीरियंस नहीं, बट आपने एक पढ़ाई ख़त्म कर लिया, आप स्पेशलाइज्ड हो, आपको फिर बैकएंड में सोचना ही नहीं है,
और आप जो लर्निंग सीख रहे हो आपको पैसा दे रहा है उल्टा पढ़ने के लिए। It's like it's a job only, right? हाँ, Yeah, job yeah, I only. forgot that. You are actually getting money, right? So it's जी, a job. You are जी। like studying and earning money. पीएचडी मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोफेसर ही बनना है। आप पीएचडी में स्पेशलाइज्ड होके, जैसे मैंने जॉब किया 1.5 साल स्काईवर्ड एनालिटिक्स में, उसके बाद मैं पीएचडी कर रहा हूँ। फिर आगे मैं जब जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, लोग बोलते हैं कि मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल तो तब भी था जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था, मुश्किल तो तब भी था जब मैं जॉब के लिए मास्टर्स के बाद जॉब ढूंढ रहा। मुश्किल नहीं, इट इज ऑल अबाउट सिचुएशन। पीएचडी मतलब आप और स्पेशलाइज्ड होते हो चीज़ों के साथ, और आपका एक्सपर्टीज उतना ऑप्टिमम लेवल पे जाता है। देन उसके बाद जब आप रिसर्च में या रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज जो है, आप जब अप्लाई करोगे, आपको बहुत अच्छे से लोग लेंगे, वहाँ पे आपको जॉब देंगे। और देखो, जॉब का मार्केट सब हमेशा प्रॉब्लमेटिक है अगर कहा जाए, बट डजंट मैटर कि अगर आप में वो एक्सपर्टीज है, आप सिंसियर हो, पंचुअल हो, आपको मिलेगा। आपको बस ऑनेस्ट रहना है, मेहनत करते जाना है, आगे का काम होता रहेगा। तो पीएचडी मतलब ही प्रोफेसर बनेगा आगे जाके नहीं। पीएचडी बन के आप कंपनी में भी जा सकते हो, आप खुद का कंपनी खोल सकते हो, कंसल्टेंसी, आप आगे जाके बिजनेस भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। हाँ, क्योंकि पढ़ाई जो है इट्स ऑल अबाउट कि आप सीख रहे हो और जीवन का आनंद ले रहे हो। आगे का काम मैं बहुत लोग देखा हूँ पीएचडी करने के बाद बिजनेस कर रहा है। तो इट डजंट मैटर कि एक ना ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि पीएचडी मतलब ही प्रोफेसर होगा। नहीं, नहीं पीएचडी करने के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, और दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंडस्ट्री वाले प्रोफेसर एकेडमिया के साथ कनेक्टेड इसलिए है कि एकेडमिया के थ्रू ही रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन और राइटिंग, जर्नल पब्लिकेशन ये है। अब एकेडमिया इंडस्ट्री के साथ क्योंकि फंडिंग है वहाँ से, तो फंडिंग तो दोनों के साथ कनेक्टेड। और एकेडमिया इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो भी तो एक दिन एकेडमिक स्टूडेंट्स ही थे। सो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टेड विथ ईच अदर। हमको सभी के साथ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमको सब एक साथ आगे बढ़ना है और एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट रहना है, तभी जाके चीजें आगे बढ़ेगा। तो मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूं। आई थिंक टू गेट for the job market fit right now, dedication, specialization, which PhD gets you in. Dedication, specialization, sincerity, talent, skills, all of these are very important, and this like PhD provides you with it. Exactly. So that is more important to be employable in today's market, and obviously the chances of getting your job becomes higher when you pursue a PhD in a specific core subject. Exactly. And like is it hard to get admission in PhD? नहीं, अगर रिसर्च इंटरेस्ट सिमिलर है, आपने अगर मास्टर्स का थीसिस में जो काम किया उस काम के इक्विवेलेंट, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैथमेटिक्स में होता है, तो ये अगर आपने ढूंढना सही से प्रोफेसर साइंटिफिक डेटाबेस से जो मैंने मेंशन किया, डेफिनेटली मैं मानता हूँ, ये मेरा दावा है कि प्रोफेसर अगर आपने सही से ढूंढा सेम रिसर्च इंटरेस्ट का, आज नहीं तो कल आपको पीएचडी मिलेगा। किसी मैं सुनता हूँ, सर मैंने 500 एप्लीकेशन किया, सर मैंने 2 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जॉब ही करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता नहीं होगा। लोग क्या करता है, माइक्रोबायोलॉजी का है, लोग बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अप्लाई कर देता है, फिर उसके बाद कोई प्रोटियोमिक एनालिसिस के ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रहा है, लोग अप्लाई कर रहा है लिवर कैंसर के ऊपर। नहीं, आपको सेम ऑलमोस्ट सेम फील्ड, ऑलमोस्ट सेम फील्ड के ऊपर, देखो कैंसर इज ए वेरी जेनेरिक टर्म, आपको सेम टेक्नोलॉजी, सेम एक्सपर्टीज, सेम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, सारी चीज़ आपको अलाइन करना होगा, तभी जाके आपको रिप्लाई मिलेगा। मैंने मास्टर डिग्री अचीव किया था 22 दिसंबर 2021। मैंने पीएचडी अचीव किया, मतलब पीएचडी एनरोलमेंट अचीव किया 2 नवंबर 2022, और 19 जनवरी 2023 को मैं इताली पहुंच गया। आप स्पैन देखो, 22 दिसंबर मेरे को मास्टर डिग्री मिला 2021 में, 1.5 ईयर का कहीं ना कहीं वो हाँ पूरा प्रोसीजर में। लेकिन थिंकिंग पहले से होना चाहिए कि मैं रिसर्चर बनूंगा। अगर ये पहले से नहीं है, उसमें अगर वो नहीं है, तो भाई वो प्रॉब्लम होगा। आपको फुल होल हार्टेडली ईगरनेस के साथ आगे बढ़ना है। जैसे मेरा सुपरवाइजर है, शी इज अ डॉक्टर, वो पेशेंट भी देखती है, वो पढ़ाती भी है मेडिकल स्टूडेंट्स को, स्पेशलिस्ट है ऑक्यूपेशनल मेडिसिन पे, उसके साथ वो मतलब एक पीएचडी स्टूडेंट को गाइड भी कर रही है। इट्स ऑल अबाउट लव, कि आप करना क्या चाहते हो। मैं मानता हूँ, अगर आप, एक कहावत है ना, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, ये अगर आप मानते हो,
आपके लिए कोई असंभव नहीं है, आपको बस सिंसियर और पंचुअल रहना है। पीएचडी में ये नहीं मानता कि बहुत ब्रिलियंस नहीं जरूरत है, आपको सिंसियर और पंचुअल रहना है, क्योंकि आप डेली बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो, एक ही चीज़ करते करते आपका एक्सपर्टीज बढ़ता रहता है। ग्रेट ग्रेट देवराज। सो आई थिंक इस वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट पीएचडी का करिकुलम कैसा होता है, यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एडमिशन अप्लाई कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, स्कॉलरशिप्स पे डिस्कशन किया है, वीज़ा पे भी डिस्कशन कर लिया है, एडमिशन हार्ड होता है नहीं, स्कोप ऑफ पीएचडी, एंड आई थिंक एवरी सिंगल थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. So I think that is it for today's video. I think it's already long, Devraj, and thank you so much for sharing such valuable Thank you so thoughts. much And if for you come inviting me. yeah, and if you come across any question about PhD in Italy, you have a comment section to ask. We'll definitely love to answer that. And that is it for today, guys. Thank you so much for watching. Thank you so much, Devraj, for Once again, thank you so featuring. much. Thank you so much, guys. See you in the next one. Bye bye.